कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशार शेखर है। मैंने इस साल की सिविल सर्विसेज परीक्षा में 12वीं रैंक हासिल करी है। मेरी स्कूलिंग बहुत जगह से हुई है क्योंकि मेरे फादर ऐसी ट्रांसफरेबल जॉब में थे। सो मैं कुछ अपना टाइम मैंने प्रतापगढ़ में पढ़ा है, कुछ टाइम गाज़ियाबाद, बिजनौर, मैनपुरी एंड इवेंचुअली मैंने अपना क्लास 10th सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से कंप्लीट किया है एंड क्लास 12th मैंने लमार्टिने कॉलेज लखनऊ से कंप्लीट किया है। मेरा सिविल सर्विसेज में जाने का बहुत पहले से सपना था और यही कारण था कि मैंने जब क्लास 10th से मैं क्लास 11th में आया तो मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज करके ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ले ली, जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स से जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया जहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज। सो मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर कोई एक भी व्यक्ति इस वीडियो को देख के कुछ समझ सके कि कैसे यूपीएससी के बारे में पढ़ाई करनी है, तो आई थिंक मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा इस मामले में। सो मेरा ऐसा था कि मेरा हमेशा से सपना रहा है यूपीएससी क्लियर करने का। सो मैंने हमेशा अपने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भी उसी हिसाब से करी है और उसी में जब मैं 2016 में मैं अपनी कोचिंग के बारे में बताऊंगा जो मैंने हर जगह से ली। सो मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल की कोचिंग ली थी डायरेक्शन आईएएस से। उसके बाद उन्होंने पेपर 1 एंड पेपर 2 के नोट्स बनवाए, तो पेपर 1 के नोट्स से मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए मैंने अजय राज सिंह का ज्योग्राफिया इंस्टीट्यूट का पेन ड्राइव कोर्स लिया। उसके मैंने वर्बैटिम नोट्स बनाए बैठे बैठे और उसके बाद मैंने पेपर 1 की पढ़ाई, पेपर 2 की पढ़ाई में जो डायरेक्शन आईएएस में नोट्स थे उन्हीं को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया। 2016 में मैंने राउज़ आईएएस में वीकेंड बैचेस ज्वाइन कर लिए थे ताकि मैं यूपीएससी के टच में रहूं और मुझे पता चलता रहे कि उसके सिलेबस क्या हैं, उसमें क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। और इवेंचुअली जब मैं ग्रेजुएट कर गया तो मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी। फिर मैंने अपने लास्ट अटैम्प्ट में जीएस स्कोर में प्रिंस मिश्रा सर की ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ ली थी, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था यूपीएससी में। सो अब मेरे पहले अटैम्प्ट में मैंने क्या गलती करी थी मैं आपको बताऊँगा। सो मैंने पहले अटैम्प्ट में टेस्ट नहीं बहुत प्रैक्टिस किए थे प्रीलिम्स के, और इस चीज़ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूपीएससी में टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। उसी हिसाब से स्पेशली फॉर पेपर 1 जीएस, क्योंकि वही आपको क्वालिफाई कराता है। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत प्रैक्टिस नहीं किए थे। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने अराउंड 60 to 80 टेस्ट प्रैक्टिस किए थे और मेरा स्कोर बहुत अच्छा आया था। थर्ड अटैम्प्ट में सेकंड अटैम्प्ट में मेरा नाम फाइनल लिस्ट में ना आने का कारण अगेन टेस्ट सीरीज़ ही था, क्योंकि मैंने इस बार मेंस के टेस्ट नहीं प्रैक्टिस किए थे। तो थर्ड अटैम्प्ट में जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में, वो यही सीखा है कि प्रैक्टिस एंड रिविजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और टेस्ट कंटिन्यूसली लगा रहे हो तो आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। अब सबसे पहले मैं अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। पहले अटैम्प्ट में मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं प्रैक्टिस करी थी, तो मुझको एक चीज़ जो रियलाइज़ हुई कि प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज़ के बिना क्वालिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है। जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स का जो होता है उसके बेसिस पे आप क्वालिफाई करते हो, मेरिट बनती है। उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि आपके पास जो लिमिटेड सोर्सेज हैं आपको उनको धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनका कई बार मल्टीपल रिवीजन करना है और उन्हीं के साथ साथ टेस्ट भी प्रैक्टिस करने हैं। और जो टेस्ट आपने लगाए हैं उनके चाहे सोल्यूशंस आपने सही की, जो क्वेश्चंस आपने सही किए हों उनके भी आपको सोल्यूशंस रीड करने हैं और जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हों उनके भी आपको सोल्यूशंस रीड करने हैं। तो जब आप सोल्यूशंस रीड करोगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सोर्सेज मेरे बहुत सिंपल थे। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़, ज्योग्राफी के लिए चूँकि मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफी तो मैंने एनसीईआरटीज़ भी पढ़ी थी और साथ साथ मैंने पीएमएफ-आईएएस भी पढ़ा था। मॉडर्न इंडिया के लिए मेरा स्पेक्ट्रम सोर्स था। उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए मैं पीएमएफ-आईएएस को फॉलो करता था एंड जनरल साइंस के लिए मैंने केवल मेंस पीटी 365 फॉलो करी थी और बाकी जो करंट अफेयर्स है उसके लिए मैंने पीटी 365 फॉलो करी थी और मेरा कोई सोर्स नहीं था। अब सेकंड अटैम्प्ट में क्या था कि जो थर्ड अटैम्प्ट मेरा था उसमें ऐसा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने केवल फोकस टेस्ट सीरीज़ पे किया एंड मैंने पीटी 365 को अच्छे से 2 बार रिवीजन कर लिया था। बहुत फास्ट रिवीजन था पर मैंने 2 बार रिवीजन कर लिया था।
उसी कारण मैं अपने सेकंड अटैम्प्ट में 120 ला पाया था प्रीलिम्स में, और थर्ड अटैम्प्ट में मैं 119 ला पाया था प्रीलिम्स में। सो बेसिक क्रक्स यही बनता है कि जो कॉमन बुक्स हैं प्रीलिम्स की, जो हर किसी को पता है, मैंने वही किताबें पढ़ी हैं, और उसके साथ ही साथ मैंने रिवीजन बहुत किया है और प्रैक्टिस बहुत करी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा। CSAT की मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी था कि CSAT के बहुत जितने भी टॉपिक्स हैं CSAT के, मैंने उसके लिए कोई किताब का इस्तेमाल नहीं किया। सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं CSAT के, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, या सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, या फाइंडिंग द ऑड वन आउट हो गया, या कोई भी कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इन सब के सेपरेट वीडियोस आज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। जैसे कि अड्डा 24/7 पे, या कोई कोर्स होगा SSC CGL पे, जिसमें सारे जहाँ पे जिनकी स्क्रीन्स पे ना केवल क्वेश्चंस आता है, साथ ही साथ वो सॉल्यूशंस भी देते हैं। तो अगर आप हर टॉपिक पे 2-2, 3-3 वीडियो देख लें, 8-8, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि वो वहीं पे सॉल्व भी करते हैं और वो ट्रिक्स भी बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको इन अ वेरी क्विक अमाउंट ऑफ टाइम, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा CSAT के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, CSAT के लिए भी वही सेम ड्रिल अप्लाई होगी कि आपको टेस्ट बहुत प्रैक्टिस करने हैं, और आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत किया है CSAT में, उसको आप सोल्यूशन देख सकते हैं। सही क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रीलिम्स में एक चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके बारे में इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता है, वो है आप अपने आप को कितना कूल और काम रख सकते हैं ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्ज़ाम। और वो कूल एंड कामनेस तभी आएगी जब आप अपने आप को उस तरह के एनवायरनमेंट में थ्रो करोगे, इन ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, बाय राइटिंग एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल इन ए वेरी सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। उसके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि उसी तरीके से आप टेस्ट प्रैक्टिस करिए, उतने ही टाइम लिमिट को आप फॉलो करिए, उसी तरीके से नंबर ऑफ़ टाइम्स यू गो थ्रू योर क्वेश्चन पेपर्स की फर्स्ट इटरेशन में मुझे केवल वही क्वेश्चन करने हैं जो मुझको बहुत अच्छे से आते हैं, सेकंड इटरेशन में वो करने हैं जो मुझे इतने अच्छे से नहीं आते हैं, एंड देन यू गो टू द थर्ड इटरेशन, तभी कि जब आपको लग रहा हो कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं मैं कर पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से हर किसी की एक स्वीट रेंज होती है प्रीलिम्स के क्वेश्चन करने में। जब मैंने 60 to 80 क्वेश्चन पेपर्स लगा लिए थे प्रीलिम्स के, तो मुझको एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि प्रीलिम्स में मेरी जो स्वीट रेंज थी वो 90 के अबव थी। इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अराउंड 80 to 83 क्वेश्चंस किए थे प्रीलिम्स में, सेकंड में मैंने 93 क्वेश्चंस किए थे, और थर्ड में मैंने 97 क्वेश्चंस किए थे, और थर्ड में मेरा पेपर एटलीस्ट 10-15 मिनट्स पहले कंप्लीट हो गया था, और मैं ये सोच रहा था कि मैं बाकी के 3 क्वेश्चन करूँ कि ना करूँ। तो मुझे एक चीज़ जो रियलाइज़ हुई आफ्टर टेकिंग सो मच ऑफ टेस्ट, नॉट ओनली गेनिंग इन्फॉर्मेशन वॉज इसेंशियल फ्रॉम दीज टेस्ट, बट ऑल्सो द फैक्ट कि मेरा जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए अगर मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है, वो 97 ही है। मतलब 90 से ऊपर रहेगा नंबर वो। अब प्रीलिम्स को क्लियर करने का एक तरीका ये है, देखिए कि किसी भी व्यक्ति को जो प्रीलिम्स लिख रहा होता है, इंक्लूडिंग मी, 40 से 50 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं। हर व्यक्ति 40 से 50 क्वेश्चन जानता है। बहुत अच्छे, मतलब कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको 45 to 55 क्वेश्चन आते हों, पर मुझे नहीं आते थे। तो फर्स्ट इटरेशन में आप वही क्वेश्चन करिए ना। सेकंड इटरेशन में आप केवल वो क्वेश्चन करिए जिनके आप ऑप्शंस को एटलीस्ट 4 ऑप्शंस को आप 2 ऑप्शंस में रिड्यूस कर पा रहे हों। उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चंस पे जाइए जिनमें आप केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट कर ले रहे हो, और यही ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको तभी आएगा जब आप बहुत बार उन टेस्टों को आप करेंगे, और साथ ही साथ आप उन टेस्ट के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो टेस्ट के सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके कोई ना कोई ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। सो इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स की, अगर मैं बहुत संक्षेप में बोलूँ, वो यही थी कि टेस्ट करने हैं जितने पॉसिबल हो सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस रीड करने हैं, और उनको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में करना है, और ट्रेडिशनल बुक्स को मल्टीपल नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको रिवाइज़ करना है। पर आई थिंक रिवीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टेस्ट सीरीज़ को करना, क्योंकि हम उन्हीं किताबों को अगर 4 बार पढ़ेंगे तो हमको कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं मिलने वाला है, पर अगर हम टेस्ट करेंगे तो हम उसी इन्फॉर्मेशन को एक नए परिदृश्य में देख पाते हैं। अब मैं अपने एसे की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहूँगा। एसे की स्ट्रैटेजी मेरी बहुत सिंपल थी। मेरा कोई स्पेसिफिक स्टाइल नहीं था ऐसे राइटिंग का, पर जब मैंने 8-10 ऐसे लिख लिए थे तो मुझको रियलाइज़ हुआ कि एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज डेवलपिंग इन मी, और वो ऐसी थी कि जिसमें मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता था और उनके आंसर देता था किसी भी ऐसे के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कैसे है, उसके क्या आयाम्स हैं, तो उनके मैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स बता देता था। उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाला ऐसे
by including some elements of by including some thematic elements कि मैं political, social, economic, cultural भी उसमें ऐड कर देंगे. दिस वॉज माई स्ट्रैटी. मैंने कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करी थी, बस मैंने एक कॉपी बनाई थी नोट कोट्स की, जिसमें फेमस फिलोसोफर्स के कोट्स थे, जैसे इब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, लाउजू. सो इन सब के मैंने 4-4, 5-5 कोट लिख लिए थे उस कॉपी में, और मैं उसको डेली रिवाइज करता था मॉर्निंग में उठने के बाद. बाकी मेरी जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स था ऐसे के लिए वो बेसिकली सेम सोर्स था, जैसे मैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4 में यूज़ कर रहा हूँ. तो जो भी मैंने पेपर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, इवन मेरा ऑप्शनल जो कि ज्योग्राफी था उसमें मैंने यूज़ किया है सोर्सेज को, उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं ऐसे के आंसर लिखता था. बस ऐसे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे लिए, जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी अगर मैं कोई ऐसे लिख रहा था, तो वो यही था कि पहले तो हर एक पैराग्राफ इन ऐसे को आपको नया पॉइंट शो करना है. उसके बाद उसमें आपको एक न एक एग्जाम्पल डालना है, और उसके बाद एक लास्ट जो आपको लाइन लिखनी है उस पैराग्राफ में, इट शुड बी अ कनेक्टिंग लाइन, विच मीन्स दैट द ऐसे शुड नॉट लुक कि भाई पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में कोई कनेक्शन ही नहीं है. सो आपको पहले पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करना है, और हर पैराग्राफ में एग्जाम्पल डालना है, और हर पैराग्राफ में आपको नया आइडिया डालना है. सो बाय आई थिंक इनकॉर्पोरेटिंग दीज एलिमेंट्स इन योर ऐसे, आपका ऐसे बहुत अच्छा लिखा जा सकता है. मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसे थे ऐसे में मार्क्स थे 131, एंड व्हेन आई क्लियर्ड यूपीएससी माय मार्क्स टुडे आर 128. आई थिंक 128 इस साल थोड़ा सा डिसेंट स्कोर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इस साल फिलोसॉफिकल एसेज आए थे. अगेन यूपीएससी का जो ट्रेंड है एसेज के मामले में वो बहुत बदल रहा है धीरे धीरे, और आपको एक ओपन माइंड के साथ जाना पड़ेगा. ये नहीं है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि फैक्चुअल ऐसे आएगा, या फैक्चुअल प्लस फिलोसॉफिकल ऐसे आएगा, या ओनली फिलोसॉफिकल ऐसे आएगा. सो यू हैव टू गो विद एन ओपन माइंड. आप ओपन माइंड के साथ जाइए कि जो हमको मिलेगा हमें उस पर लिखना है, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे. मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ ली थी ऐसे के लिए. एक मैंने विकास रंजन सर की ट्रायम्फ आईएएस का मैंने ऐसे का टेस्ट सीरीज़ लिया था, और दूसरा मैंने विजन आईएएस का टेस्ट लिखा था, और दोनों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. आपको प्रैक्टिस करते रहना है. जो 2023 में दे रहे हैं उनका टारगेट ये होना चाहिए कि हम हर 15 दिन में एटलीस्ट 1 या 2 ऐसे लिख रहे हैं. एंड जो अभी देंगे, जो 2022 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपका अच्छे से पेपर जाए. और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हम हर 10 दिन में 1 ऐसे लिखेंगे. सो बाय प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन आप अपना खुद का स्टाइल डेवलप करोगे, और फिर आप जब उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे तो कोई भी किसी भी तरह का ऐसे आ जाए, आपकी जनरल स्टडीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी एक अच्छा ऐसे लिखने में. अब मैं अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा. तो मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4 के लिए बहुत सिमिलर थी. उन टॉपिक्स पे नोट्स बनाना जो टॉपिक्स पढ़े नहीं जा सकते थे, बहुत वास्ट सोर्सेज थे, और उन टॉपिक्स को केवल किताबों से पढ़ना जो मुझे लगता था केवल किताबों से ही पढ़ना चाहिए. जैसे मैं अगर बात करूं जीएस पेपर 1 की, तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी होता है. तो ज्योग्राफी चूँकि मेरा ऑप्शनल था तो मैंने सारा ऑप्शनल से कवर किया था, पर एक जनरल स्टडीज़ के और एक ऐसे कैंडिडेट का जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, उसके लिए तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए, और उसके साथ साथ पीएमएफ आईएएस को भी यूज़ करिए. इस साल के जीएस पेपर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के जो बहुत सारे लोगों को टफ लगते थे, पर मुझे लगता है अगर किसी ने पीएमएफ आईएएस बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो उसका वो वाला क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा. मेरे 120 ज्योग्राफी में इसीलिए आए क्योंकि मेरा पेपर 1 में इसीलिए आए हैं क्योंकि मैंने पीएमएफ आईएएस को बहुत अच्छे से पढ़ा था. हिस्ट्री के वही सिमिलर सोर्सेज हैं. एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए. अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी से आपका नहीं हो पा रहा है तो आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स पढ़ लीजिए. फॉर मॉडर्न इंडिया आई मेड नोट्स ऑफ स्पेक्ट्रम, एंड चूँकि ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था तो मैंने एनसीईआरटी बिपिन चंद्र जो है उसके भी मैंने नोट्स बना लिए थे, और मैंने मॉडर्न इंडिया पे फोकस किया था. आर्ट एंड कल्चर के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप आर्ट एंड कल्चर के लिए आप केवल नितिन सिंघानिया पढ़िए. मैंने कुछ टॉपिक्स के नितिन सिंघानिया के नोट्स बना लिए थे, जैसे डांसेस हो गया या आर्किटेक्चर हो गया, तो मुझे लगा इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है. और आप इन आंसर्स को थेमेटिकली आंसर करिए. किसी भी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन के बारे में आप सोचिए कि उसका विजुअल एलिमेंट क्या है, उसका परफॉर्मिंग एलिमेंट क्या है, उसका लिटरली एलिमेंट क्या है. सो आपको एक बहुत होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी. तो मैंने क्या किया था कि एट द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन मैंने हर एक किंगडम के, फॉर एग्जांपल चालुक्यन किंगडम के लिटरेरी सोर्सेज के लिटरेरी अचीवमेंट्स के बारे में लिख लिया था एक ही पेज में. मैंने विजुअल अचीवमेंट्स के बारे में लिख लिया था, और मैंने परफॉर्मिंग एलिमेंट्स के बारे में भी लिख लिया था. हो सकता है किसी के बारे में आपको तीनों खाने ना भर पाएँ,
बट आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता है कि हमको ऐसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। सोसाइटी का ऐसा था कि सोसाइटी के लिए मैंने कोई बहुत स्पेसिफिक नोट्स नहीं बनाए थे, बस जो करंट अफेयर्स आता था, न्यूज़पेपर आता था, मैं उसको पढ़ता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मैंने इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली किताब मैंने पढ़ी थी, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लोग पढ़ी थी, पर मैंने उसको कवर टू कवर नहीं पढ़ा था। केवल जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया, एंड इवेंट्स, सम इवेंट्स बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, और उसके बाद सर्टेन इवेंट्स लाइक जो अमेरिका में बूम पीरियड आया था ऑफ 1929 एंड द डिप्रेशन ऑफ 1929, और साथ ही साथ सर्टेन टॉपिक्स जो उस किताब में नहीं है, मैंने उनको मृणाल की स्लाइड से पढ़ा था, जैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन सिविल वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड देन द रेवोल्यूशंस ऑफ 1848, द इटलीज यूनिफिकेशन, जर्मनीज यूनिफिकेशन। सो ये मैंने कुछ टॉपिक्स डिसाइड कर लिए थे कि केवल कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को ही पढ़ना है और उन पे मुझे फोकस करना है। कुछ टॉपिक्स मुझे नॉर्मन लोव से मिल गए थे और कुछ टॉपिक्स मैंने मृणाल की स्लाइड से ही यूज़ किए थे। अगर हम पेपर 2 पे आते हैं, जीएस पेपर 2 पे, तो जीएस पेपर 2 के सोर्सेज भी मेरे बहुत लिमिटेड थे। पार्ट ए मतलब जो पॉलिटी वाला पार्ट था, उसके लिए मैंने केवल लक्ष्मीकांत से पढ़ा था, और उसमें कुछ टॉपिक्स जो मुझको लग रहा था कि मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि कमिटी, उसके मैंने नोट्स बना लिए थे, ट्रिब्यूनल्स मैंने उसके नोट्स बना लिए थे, और अदर टॉपिक्स जो आपको लगे इम्पॉर्टेंट है, मैंने उन टॉपिक्स के बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए थे। बाकी गवर्नेंस पार्ट के लिए मैंने कोई बहुत स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं करी थी। सर्टेन इश्यूज़ लाइक एनजीओज़ हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, या रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी हो गया, तो इन सब के मैंने बहुत ब्रीफ नोट्स बना लिए थे। एआरसी के रिपोर्ट से जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का नोट्स बना लिया, इंटरनेट का यूज़ करके मैंने रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी का नोट्स बना लिया। तो यही बहुत ब्रीफ एंड बहुत वेग तरीका था मेरा पढ़ाई का, स्पेशली फॉर द गवर्नेंस पार्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक नहीं पढ़ा, मैंने केवल करंट अफेयर्स फॉलो किए थे, और मैंने मेंस 365 एंड में फॉलो करी थी। सो मेंस 365 का यूज़ तो पेपर 1 में भी सोसाइटी के यूज़ में भी आएगा। अगर आपको सोसाइटी के आंसर्स अच्छे लिखने हैं तो आप मेंस 365 वाली करंट अफेयर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिएगा। पेपर 3 तो पूरा ही करंट अफेयर्स बेस्ड है, लेकिन इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट मैंने कोई उसके नोट्स नहीं बनाए थे, वो भी मैं बिल्कुल करंट अफेयर्स से करता था, क्योंकि मैं एक अलग से स्पेशल इकोनॉमी का न्यूज़पेपर द मिंट पढ़ता था, और इंडियन एक्सप्रेस वाज द सेकंड न्यूज़पेपर दैट आई यूज्ड टू रीड, पर उससे बहुत कुछ कवर हो जाता था। और उसके बाद जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर वाले टॉपिक्स हो गए, एफसीआई वाले टॉपिक्स हो गए, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले टॉपिक्स हो गए, इन सब के मैंने बहुत ब्रीफ नोट्स बनाए थे थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो इस पेपर 3 में आपको इंटरनेट का यूज़ बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत करंट अफेयर्स बेस्ड सिलेबस है इसका। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के मैंने नोट्स बनाए थे फ्रॉम वाजीराम्स येलो बुक, और थोड़ा सा मैंने उसको इंटरनेट से कॉम्प्लीमेंट भी किया था। और उसके बाद इन्वायरमेंट, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी था इन्वायरमेंट, बट इन्वायरमेंट मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे। इन्वायरमेंट के लिए मैं पीएमएफ से पढ़ता था, और वही जो मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था इन्वायरमेंट से, मैंने मेंस के लिए भी पढ़ा, और साथ ही साथ मैंने इन सब इश्यूज़ को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया मेंस 365 से। सो इन्वायरमेंट की मेंस 365 आती है, बहुत अच्छी आती है, आप उसको पढ़ लीजिए। और ज्योग्राफी की तो नहीं आती, पर आपको इन्वायरमेंट वाली ज़रूर हेल्प करेगी। इंटरनल सिक्योरिटी पे मेंस 365 आती है, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो तकरीबन मेरे हिसाब से मेंस 365 जो है वो 7 या 8 टॉपिक्स पे आती है, और आपको सब कवर करना है। सब कवर करने का मतलब ये नहीं है कि सारे इश्यूज़ हर एक मेंस 365 में कवर करने हैं, आपको इंपॉर्टेंट इश्यूज़ कवर करने हैं, बट आपको सारी मेंस 365 को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जो एंड में मेंस 365 आती है, जिसमें 2 मंथ का कंपाइलेशन होता है, वो आपको मिस कर देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको सारी मेंस 365 पढ़नी है, और उनको आपको रिवाइज़ करना है अच्छे से। एथिक्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करी थी, एथिक्स वाज अ वीक स्पॉट फॉर मी। सो एथिक्स में मैंने ऐसा किया था कि जो एथिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स में सिलेबस में हैं, उन हर एक टॉपिक का मैंने नोट बनाया था, 1 पेज का या कभी कभार 2 पेज का, या छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे जो कि थोड़े से बल्कि भी हो गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल एटीट्यूड टॉपिक हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, कंपैशन हो गया, रोल ऑफ एथिक्स इन फैमिली,
समथिंग लाइक दैट। तो मैंने इन सब टॉपिक्स का एक एक पेज का नोट्स बना लिया था, उसमें एग्जाम्पल्स डाल दिए थे, और जो मैंने कोट्स लिखे थे अपने एस्से पेपर के लिए, उन कोट्स का यूज़ मैंने अपने एथिक्स के पेपर में भी किया था। केस स्टडीज़ का ऐसा था कि केस स्टडीज़ के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एथिक्स एक ऐसा पेपर है जो कि बहुत प्रैक्टिस मांगता है, और एथिक्स के पेपर में जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको दो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पहली चीज़ ये कि उसमें केस स्टडीज़ कैसे काउंटर करनी है, और दूसरी आप कैसे अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट करते हो। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ट्रिक तो यही होगी कि आप सारे टॉपिक्स पे एक एक पेज का नोट बना लीजिए, एग्जाम्पल्स भर दीजिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, खूब सारी टेस्ट लगाइए, और फिर जो आपको रिव्यू मिल रहा है बाय द एग्जामिनर, आप उसको अपने आंसर राइटिंग में आत्मसात करिए। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी आंसर राइटिंग और भी खिलेगी। सारे जनरल स्टडीज़ के पेपर में आप हर कोई आजकल सेम सोर्सेज फॉलो करता है, सेम ही किताबों को बहुत बार रिवाइज करता है, पर जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने अपने यूपीएससी की जर्नी में रियलाइज़ की है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एडिशन। आप वैल्यू एडिशन कैसे करोगे? आप वैल्यू एडिशन करोगे कि जब भी आप अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, आप उनमें कुछ ना कुछ नया ऐड करने की कोशिश करो। ईदर सर्च दैट टॉपिक ऑन द इंटरनेट। अगर आपको मेंस 365 में कुछ मिल रहा है तो आप उसको ऐड कर लो, पर आप कुछ ऐसा करो कि आपके नोट में एटलीस्ट 0.0001% की कुछ वैल्यू एडिशन भी हो, तो वो भी बहुत अच्छी है। और वैल्यू एडिशन के लिए मेरा तो मेन सोर्स इंटरनेट था, क्योंकि व्हेन यू हैव रेड वन टॉपिक एंड यू हैव बिकम कंफर्टेबल विद दैट टॉपिक, आप कैजुअली इस टॉपिक को रीड करो एंड देन गो टू द इंटरनेट, सर्च कर दो बस उस टॉपिक को, आपको सडनली कुछ नया मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, यू विल गेट न्यू एग्जांपल्स, यू विल गेट न्यू केस स्टडीज़, यू मे गेट अ न्यू डेटा पॉइंट। तो उसको आप हर बार अपने नोट्स में, वेदर यू हैव मेड देम फॉर पेपर GS1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, GS पेपर 4, जितने भी आपने पेपर बनाए हैं उन सब में आप कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करो थ्रू इंटरनेट, थ्रू मैगजीन्स। मैं ऐसा करता था कि मैं कट द क्लटर देखता था शेखर गुप्ता का, तो उसमें हर वीडियो बहुत अच्छा नहीं आता उसका। आई डोंट एग्री विद हिज व्यूज़ 100% ऑफ द टाइम, बट स्टिल उसके कुछ वीडियोस बहुत अच्छे थे, स्पेशली हिज वीडियोस ऑन प्राइवेटाइजेशन, जिसमें उसका सेंटर ऑफ राइट व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है। तो मैं उनको देखता था, उससे मुझे कुछ नया पॉइंट मिलता था तो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता था। मैं ओनली IAS का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन देख लेता था, तो उसमें मुझे कुछ नया मिलता था तो मैं उसको ऐड कर देता था। और कभी कभार मैं भारता फर्स्ट को फॉलो कर लेता था, कभी कभार मैं संसद टीवी के पर्सपेक्टिव को देख लेता था, पर ये बहुत रेगुलर नहीं थे। पर कट द क्लटर यूज्ड टू बी रेगुलर थिंग फॉर मी। तो उनसे आप करके आपके जब नोट्स एट द एंड ऑफ द डे प्रिपेयर होंगे, जब आप जस्ट बिफोर एग्जाम उनको रिवाइज करोगे, तो आपके पास इनफ एग्जाम्पल्स, डेटा पॉइंट्स एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल एट योर हैंड, विच यू कैन देन यूज टू राइट वेरी गुड आंसर्स। अब मैं अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे समझ से इस थर्ड अटेम्प्ट में अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है विद अ गुड रैंक, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। फर्स्टली, रीडिंग न्यूज़पेपर्स वेरी थरली, एंड सेकेंडली, डूइंग एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। सो मैं आंसर राइटिंग पे बाद में आऊँगा, पहले मैं न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाया नहीं जा सकता। एवरीवन हैज़ इट्स ओन स्टाइल ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। मेरा स्टाइल था, बहुत डिटेल में न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं। इनफैक्ट मैं बहुत ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि मैं 3 घंटे रोज़ अखबार पढ़ता था, और 1.5 घंटे में पढ़ता था इंडियन एक्सप्रेस एंड 1.5 घंटे में पढ़ता था मिंट इसलिए क्योंकि मिंट में बहुत अच्छी इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़ आती थी, बहुत सारे डेटा फैक्ट्स आते थे, और उसमें एक पूरा एक्सप्लेन सेक्शन भी ऑलमोस्ट एवरी डे ही आता था। और मिंट में ऐसा था कि मिंट का जो मिंट में एक एस्पेक्ट होता है लॉन्ग स्टोरी, उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती थी, उसके एडिटोरियल्स बहुत अच्छे होते थे, और ये कॉम्प्लीमेंट किया मुझको GS पेपर 1, 2, 3, इवन 4 में इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि ये बहुत पर्सनल ओपिनियन है, बट मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर्स को बहुत ज़्यादा रीड करना चाहिए। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर आपको ऐसे अपना अच्छा लिखना है तो हर पैराग्राफ में आप एग्जाम्पल्स डालिए। उसी तरीके से अगर आपको GS पेपर 1, GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3 में बहुत अच्छा करना है तो आपको एग्जाम्पल्स डालने ही पड़ेंगे। और एग्जाम्पल्स तभी आएंगे जब आप कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे हो। तो आपने जो सिलेबस पढ़ रखा है उसको तो आप बार बार पढ़ ही रहे हो, तो आप कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, आप उसको रिवाइज कर रहे हो। बट डेली यू आर रीडिंग 2 थिंग्स न्यू। मेरे लिए तो 2 नई चीज़ें थी, एक फर्स्ट न्यूज़पेपर एंड द सेकंड वाज द सेकंड न्यूज़पेपर द मिंट। तो आप ये चीज़ को जब आप पढ़ोगे
और इसको आपको कॉम्प्लीमेंट करना है आंसर राइटिंग में। जब तक आप इसके साथ आंसर राइटिंग नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे दिमाग को क्या पता है, हम कैसे लिख रहे हैं। और एन आंसर राइटिंग विल मेक योर न्यूज़पेपर रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम जब आंसर लिखेंगे, आपका फ्रेमवर्क ऑफ माइंड विल बी लाइक दैट कि हम जब अखबार पढ़ेंगे तो हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि हमको ये एग्जाम्पल निकालना है न्यूज़पेपर से, ये एग्जाम्पल हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, वो एग्जाम्पल हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था तो देयर वाज एन आई थिंक एन आर्टिकल अबाउट एक्सप्लेन सेक्शन अबाउट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, तो मैंने अपने उसका यूज़ किया मैंने अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में। और इस साल एक क्वेश्चन आया था पार्लियामेंट्री कमेटी पे, तो उस पर पूरा एक आर्टिकल आया था मिंट में, जिसका मैंने यूज़ किया एग्जाम्पल्स दे करके। तो मेरे इसीलिए पेपर 1 में 120 मार्क्स हैं, पेपर 2 में 119 मार्क्स हैं, विच आर सोनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने एवरी क्वेश्चन I have given at least 1 example or 2 examples minimum. So न्यूज़पेपर रीडिंग का मेरा बहुत सिंपल था। मैं बहुत डिटेल में न्यूज़पेपर पढ़ता था। मैं स्टार्ट करता था हमेशा एडिटोरियल से, उसके बाद आई यूज़ टू मूव ऑन टू द अदर एस्पेक्ट्स। और जो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उसको न्यूज़पेपर पे 1-2 बार लिख लेता था ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए राइटिंग की। मैं बहुत नोट्स मैंने कभी नहीं बनाए न्यूज़पेपर के, मुझे लगता था वो बहुत बल्कि हो जाते हैं। बस न्यूज़पेपर रीडिंग करो, you read it thoroughly both the newspapers and you move on to the next newspaper. Don't think कि हमको यार पिछले वाला न्यूज़पेपर याद है या नहीं है। आपका ये काम नहीं है। आपका काम है न्यूज़पेपर को पढ़ना, कोशिश करना कि हमको याद रह जाए। अगर वो याद नहीं रहता तो you don't have to blame yourself, you move on to the next newspaper. अब मैं अपनी आंसर राइटिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। लास्ट के 2 अटेम्प्ट में, स्पेशली इन माई सेकेंड अटेम्प्ट, आई स्कोर 931 मार्क्स एंड आई मिस द कट ऑफ बाय 13 मार्क्स बिकॉज द कट ऑफ वॉज 944। तो मुझे लगता है मेरी गलती सबसे बड़ी हुई थी टेस्ट ना लिखने में। तो इस साल मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे। मैंने विजन की जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ ली थी, मैंने विजन का एसे का टेस्ट सीरीज़ लिया था, मैंने विकास रंजन का एसे का टेस्ट सीरीज़ लिया था, और मैंने जीएस स्कोर का में प्रिंस मिश्रा सर की ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ ली थी, ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ ली थी। तो मैंने इनको खूब रेगुलरली प्रैक्टिस किया। मैंने अराउंड 26 to 28 टेस्ट किए, और मैं इनको सिमुलेटेड टाइम पीरियड में ही करता था कि मुझको 3 घंटे में ही पूरा पेपर कंप्लीट करना है। और अगर मेरे क्वेश्चन छूट भी रहे हैं तो आई यूज़ टू स्टॉप एंड देन मैं एनालाइज करता था कि ऐसा क्या हो गया कि मैं अपने सारे क्वेश्चंस को नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ ऑन टाइम। अब मैंने क्या किया था कि आप उन टेस्ट सीरीज़ के अराउंड अपनी प्रिपरेशन को रिवॉल्व कर सकते हो। मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए तो ऐसा नहीं किया, पर मैंने अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन को, जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया इस साल, मैंने उसको अपनी टेस्ट सीरीज़ के अराउंड रिवॉल्व किया था। और मैंने अराउंड 10 टेस्ट लिखे थे ज्योग्राफी ऑप्शनल के, और मैंने अराउंड लिखे होंगे 8 to 9 टेस्ट फॉर जनरल स्टडीज़ एंड आई रोट अराउंड 7-8 टेस्ट फॉर एसेज। मैंने विजन का अभ्यास टेस्ट सीरीज, अभ्यास का जो टेस्ट से 4, मैंने वो भी लिखे थे। तो मैंने बहुत फोकस किया आंसर राइटिंग में। देखिए आंसर राइटिंग क्या होता है, कब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। मेरे पास तो टाइम नहीं था, तो मैंने तो जैसे ही अक्टूबर 10 को प्रीलिम्स हुआ, अक्टूबर 11 आई रेस्टेड एंड अक्टूबर 12 से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और मैंने अक्टूबर 24, जिस दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का पहला T20 वर्ल्ड कप का मैच था, मैंने उस दिन अपना पहला टेस्ट लिखा था। और उसके बाद मैंने कोशिश किया कि हर हफ्ते मैं 2 टेस्ट लिखूं। और समबडी जो अगले साल दे रहा है वो तो हर 10 दिन में, 15 दिन में 1 या 2 टेस्ट लिख सकता है, पर हमारे पास तो बहुत कम टाइम होता है। हमारे पास तो 90 दिन का टाइम होता है टू प्रिपेयर फुली फॉर मेंस। तो मैंने तो यही प्रैक्टिस की थी कि हर हफ्ते डिसाइड कर रखा था कि हर हफ्ते मुझे 2 टेस्ट लिखने हैं, और मैं 2 टेस्ट लिखता था। स्पेसिफिकली माय फोकस वाज ऑन राइटिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट, क्योंकि मैंने फोकस किया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया कि जनरल स्टडीज़ में आप कितना भी अच्छा लिख लो, देयर इज़ अ सीलिंग, उसके बियॉन्ड नंबर आता ही नहीं है। पर ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जिसमें नंबर बहुत अच्छा आता है, और यही कारण है कि मेरे ऑप्शनल में बहुत अच्छे स्कोर आए हैं। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, मेरे ऑप्शनल में 306 मार्क्स आए हैं, मेरा पेपर 1 में 156 मार्क्स आए हैं, एंड पेपर 2 में मेरे 150 मार्क्स आए हैं। और यही कारण है कि इसी ने मेरी रैंक बहुत अच्छी मुझको दी है। सो मैं तो यही बोलूँगा कि आंसर राइटिंग आप अपने हिसाब से करिए, बट उसको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में करिए और रेगुलरली करिए। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और आप कहोगे कि मैं उसका रिवीजन करूँगा तभी मैं उसका टेस्ट करूँगा, ऐसा नहीं है। आपने अगर उस चीज़ की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, आप टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टेस्ट आपको बताएगा कि हमको कई चीज़ें हम ऐसी लिख देते हैं टेस्ट में जो हमको लगता है हमको पता नहीं होती हैं, बट हम उसको लिख देते हैं। तो आप जब आंसर राइटिंग करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाउ मच यू नो, एंड इट विल मेक योर सिलेबस, it will make your preparation very easy, and it will make your reading newspapers and everything or extracting information from here and there very interesting.
So answer writing should be the locus around which your entire preparation should revolve. मेरा तो ऐसा था कि जो मेरा टाइम टेबल था वो बहुत फिक्स नहीं था, पर मेरे टाइम टेबल में डेली देर यूज टू बी 3 ब्रॉड स्लॉट्स. मैंने बहुत ज़्यादा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाया था. द स्लॉट्स वर कि फर्स्ट स्लॉट ऑफ द डे वॉज रिजर्व फॉर जोग्राफी ऑप्शनल, द सेकेंड स्लॉट वॉज रिजर्व फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर एंड द थर्ड स्लॉट वॉज रिजर्व फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग. जब न्यूज़पेपर रीडिंग जब एंड में पहुँचे हम प्रिपरेशन के, फॉर एग्जांपल नियर दिसंबर और दिसंबर 15, उस टाइम पे मेंस 365 भी आ गई थी, तो मैंने अपना फोकस मेंस 365 पे कर दिया. बट स्टिल आई केप्ट ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर्स फॉर 3 आवर्स. मैंने अपना टाइम जो घटाया वो मैंने जनरल स्टडीज़ के पेपर से घटाया और ऑप्शनल के पेपर से घटाया, और मैंने उस टाइम का यूज़ किया मेंस 365 को पढ़ने में. बाकी मैं तो यही कहूँगा कि ये मेरे 3 स्लॉट बनाने का कारण यही था कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है. बट एक चीज़ फिक्स थी कि अगर मैं 8 बजे उठता था, चूँकि मैं 8 बजे उठता था, मुझे 8:30 बजे बैठना ही है पढ़ने के लिए. ऐसा अगर मैं 8:15 पे भी उठ रहा हूँ तो मुझे 8:30 बजे बैठना है, मुझे 8:20 पे भी उठ रहा हूँ तो मुझे 8:30 बजे बैठना है. स्टार्टिंग शुड बी द बेस्ट थिंग ऑफ योर डे. बट मेरा ऐसा था कि चूँकि मैं ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करता था, तो ऑप्शनल का स्लॉट हो जाता था 6 घंटे का, कभी 7 घंटे का, कभी 8 घंटे का. पर जनरल स्टडीज़ का पेपर मैं यूजली पढ़ता था 4 से 5 घंटा, और मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करता था अराउंड 3 आवर्स. सो आई थिंक टोटल ऑन एन एवरेज मैं पढ़ता था 12 घंटे से, थोड़ा ज़्यादा पढ़ता हूँगा 12 घंटे से. और मैंने क्योंकि ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मैं थोड़ा सा डर भी रहा था कि अगर मेरा इस साल नहीं हुआ तो आई एम वेस्टिंग अ लॉट ऑफ माई अटैम्प्ट. तो मैंने सोच रखा था कि दिस टाइम आई विल टेक वेरी लेस रेस्ट. सो मैंने रेस्ट डेज बहुत कम लिए, मैं कंटिन्यूसली पढ़ता था. अब बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होती है ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी फेज. मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अपने शेड्यूल को स्टिक करते हो, अगर आप अपने शेड्यूल को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हो, तो आप करते रह जाओगे, आपको एंजाइटी नहीं होगी. एंजाइटी कब होती है? जब हमें लगता है कि हमने 2 घंटे पढ़ाई नहीं करी, उसकी वजह से एंजाइटी की वजह से हम और 2 घंटे नहीं पढ़ाई करते हैं, तो एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है. हमको उस विशियस साइकिल से रिमूव करना है, और वो तभी हो सकता है जब हम कंटिन्यूसली पढ़ें. तो अगर आप 2-3 महीने के लिए दुनिया की सब चीज़ें भूल जाओगे, तो 2-3 महीने के बाद आपको पूरी दुनिया मिल जाएगी. तो मेरा तो यही था कि आई वॉज विलिंग टू बेयर द पेन फॉर 3 मंथ्स. मैंने कुछ नहीं किया. मैं देखता था मेरे फ्रेंड्स भी बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मुझे फोमो होता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट. एंड इट्स वेरी टफ टू सिट ऑन अ चेयर फॉर 12 आवर्स अ डे एंड स्टडी. बहुत टफ होता है. बट अगर कोई यूपीएससी की जर्नी में निकला है तो उसको पता होगा कि ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और आपको ये सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहना चाहिए. अब मैं सर्टेन डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करूंगा जो यूपीएससी के प्रिपरेशन में होने चाहिए. ठीक है, डूज में तो ये है कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड एबिलिटी टू फेस चैलेंजेस, और साथ ही साथ बैलेंस माइंडसेट कि भाई हम केवल पेपर 1 पे फोकस कर रहे हैं, पेपर 2 पे फोकस कर रहे हैं, और ज्योग्राफी अपने ऑप्शनल पे फोकस नहीं कर रहे हैं. तो आपका फोकस होना चाहिए कि हम हर चीज़ पे फोकस करें इक्वली. आई थिंक डोंट्स में तो मैं ये कहूँगा कि डोंट टेक अ लॉट ऑफ ब्रेक्स, एंड डोंट ब्रेक योर शेड्यूल, एंड डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड ऑन अ नंबर ऑफ थिंग्स लाइक सोशल मीडिया. थोड़ा सा आप सोशल मीडिया को आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, थोड़ा सा अपने फ्रेंड से मीटिंग कम कर दीजिए. इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा और आप फोकस हो जाओगे. आप जो 3 महीने मिलते हैं आफ्टर प्रीलिम्स टिल मेंस, उस टाइम पीरियड में तो आपको सब कुछ अपने लाइफ में गिव अप करना पड़ेगा. योर सोल एंड ओनली फोकस शुड बी स्टडिंग. मेरे लिए इस साल का सोल एंड आई थिंक फ्रॉम अक्टूबर टिल जनवरी मेरा सोल फोकस था स्टडिंग. मैं रोज़ 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहा था. मुझे और कुछ नहीं फ़र्क पड़ता था कि क्या हो रहा है इन द आउटसाइड वर्ल्ड. मैंने अपना सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था. बस मैं फ्रेंड से बात करता था, और मेरे ब्रेक पीरियड्स वर मिनिमम, और मैं टेस्ट प्रैक्टिस कर रहा था और मैं रिवीजन कर रहा था. अगर आप ये कर सकते हो 3 महीने, एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत आसान है, मुझे भी मन करता था बाहर जाने का, पर अगर आप यूपीएससी की जर्नी में आए हो, देन यू विल हैव टू बियर सम पेन, आफ्टर विच यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंफर्ट इन योर लाइफ. अब मैं इंटरव्यू स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा. देखिए, इंटरव्यू इज़ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल फेज ऑफ योर प्रिपरेशन. लास्ट अटैम्प्ट में मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया है, मेरे 173 मार्क्स थे. एंड दिस अटैम्प्ट में मुझे लगा मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, पर मेरे 162 मार्क्स थे. इंटरव्यू का ऐसा है कि इंटरव्यू बोर्ड्स आर वेरी प्रोफेशनल, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी एक अवेयर कैंडिडेट की तरीके से आंसर करिए.
पर प्रिपरेशन के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि रीड न्यूज़पेपर्स, फॉलो न्यूज़ वेबसाइट्स जहाँ पे बहुत सारी डिबेट्स एंड डिस्कशंस हो रहे होते हैं, तो आप एक रनिंग कमेंट्री आपको हर चीज़ के बारे में पता रहेगी। साथ ही साथ आपको अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी कीवर्ड हैं, आपको उसके बारे में एटलीस्ट यू शुड नो समथिंग अबाउट इट। फॉर एग्जांपल मेरे में जैसे लखनऊ एक कीवर्ड था, बिकॉज आई एम फ्रॉम लखनऊ। एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट फिलिंग योर हॉबीज़। अगर आप कोई हॉबी भर रहे हैं तो उसके बारे में ऑलमोस्ट हर चीज़ जानने की कोशिश करिए। नहीं जान सकते हैं तो कोशिश करिए कि मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ तो डिटेल में आता हो उसके बारे में। साथ ही साथ अपने आप डैफ को बहुत केयरफुली भरिए और अपनी प्रेफरेंसेस को भी बहुत केयरफुली भरिए। और बाकी मैं यही कहूँगा कि इंटरव्यू के फेज़ में आप जितना अपना कूल माइंडेड रख सकते हैं और अपने आप को बैलेंस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि आप सारे, अगर उन्होंने कोई बहुत ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है देन यू आर एबल टू गिव अगर उन्होंने बहुत ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है देन यू आर एबल टू गिव अ वेरी रीजन्ड एंड बैलेंस्ड रिस्पॉन्स। सो आई थिंक दैट इज़ द की फॉर ए गुड इंटरव्यू। बाकी बियॉन्ड दैट इंटरव्यू इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। सो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपना मेंस इतना अच्छा करिए कि इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी घट जाए आपके एज अ डिसाइडिंग फैक्टर इन योर मार्क्स एंड इन योर टोटल फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन। सो मैं तो यही कहूँगा कि कीप ऑन राइटिंग टेस्ट, become a master of means so that your dependence on the interview is reduced to the least minimum। इंटरव्यू के लिए मैंने एक चीज़ और करी थी। इंटरव्यू के लिए मैंने और मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था बायजूस पे, एक दिया था राउस पे, एक मैंने दिया था खान स्टडी ग्रुप पे, एंड वन हियर एंड देयर ऑल्सो, एक मैंने दृष्टि पे भी दिया था। सो यही सब दे देकर मैंने मतलब थोड़ा सा जो मुझे इनपुट मिलता था आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इन माई स्पीकिंग स्टाइल। और जो वो मेंबर बोलते थे आप उसको अनबाइसली सुनिए, समझिए कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ और कहाँ से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सो दिस वाज माय कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर एसे, जनरल स्टडीज़ एंड इंटरव्यू। अब मैं अपने ऑनलाइन सोर्सेज के बारे में बात करना चाहूँगा। मेरे ऑनलाइन सोर्सेज बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे। मैं कट द क्लटर डेली देखता था बाय शेखर गुप्ता। उनके व्यूज़ जो इकोनॉमी को लेकर के हैं दे आर वेरी सेंटर राइटिश, सो वो आपको हेल्प करेगा। मुझे लगा जैसे प्राइवेटाइजेशन में उनका वीडियो बहुत अच्छा था, और एयर इंडिया का जैसे प्राइवेटाइज़ हुआ तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा उस पर। बाकी मेरे अदर ऑनलाइन सोर्सेज तो थे जैसे ओनली आईएएस का कभी मैंने रैंडम वीडियो देख लिया, कोई भारत फर्स्ट का कोई मैंने रैंडम डिबेट देख ली बिग पिक्चर में, पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम द सनसेट टीवी। सो दीज वर मेनली माई सोर्सेज। ऑल इंडिया रेडियो भी मैंने जैसे कभी कभार सुन लिया, तो बहुत रेगुलर नहीं था मैं अपने ऑनलाइन सोर्सेज को लेकर, पर एक चीज़ वॉज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, वो दैट वॉज कट द क्लटर। सो आई वॉज फॉलोइंग इट वेरी रेगुलरली। अब दिस इज़ द होल प्रॉब्लम, वी ट्राई टू फॉलो सो मेनी ऑनलाइन सोर्सेज कि वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गिव अटेंशन टू इवन वन। मेरा तो यही रहेगा कि करंट अफेयर्स के लिए आप रीड 1 और 2 न्यूज़पेपर। मैं तो पर्सनली 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था जो मुझे बहुत काम आया, प्लस 1 एनी फेमस मंथली कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स, जैसे मैं तो मेंस 365 फॉलो करता था। और साथ ही साथ कोई 1 या 2 ऑनलाइन सोर्सेज आप रेगुलरली फॉलो करिए। मैंने 2 कोशिश किए फॉलो करने की, जैसे भारत फर्स्ट और सनसेट टीवी या कट द क्लटर मैं फॉलो कर लूँ, पर मैं नहीं फॉलो कर पाया। इसलिए आई स्टिक टू ओनली कट द क्लटर बिकॉज उसके वीडियोस बहुत छोटे होते हैं, 20 मिनट के, और जब मैं खाना खाता था या आई एम टेकिंग रेस्ट आई यूज टू वॉच दोज वीडियोस। और देर इज़ नो नीड फॉर मेकिंग नोट्स, आपको नोट्स मेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रियलाइजेशन कि आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए, ये तभी आएगी जब आप रेगुलरली टेस्ट लिखोगे, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि कई चीज़ें जो हम अपने टेस्ट में लिखते हैं हमको खुद नहीं पता होती कि हमको पता है। और तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो हमने टेस्ट और जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है, जिसके हमने नोट्स भी नहीं बताए और जो हमको लगता है हम भूल गए हैं, हम उससे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपने टेस्ट में लिख देंगे और फिर हमको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। और बाकी यही है कि if somebody or some people do not clear prelims, do not lose your heart। यूपीएससी में ups and downs हमेशा आते हैं and you will have to face it। मैं 2019 से
प्रयत्न कर रहा हूँ। 2019 में प्री नहीं हुआ था, 2020 में मेरा मेंस नहीं हुआ था, एंड फाइनली आई गॉट अ रैंक। और मैं आपको अपना ही एग्जांपल दूँ तो 7 से जस्ट 7 to 8 months बैक ऑन September 24 जब रिज़ल्ट आया था, मैं शॉक में था बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रैंक। मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, स्टिल मैंने किसी तरीके से मेरे मदर फादर ने मुझको फोर्स किया, मेरे अंदर मतलब मुझको सपोर्ट दिया कि मैं उस मेंटल डिप्रेशन से बाहर आऊँ। एंड तो मैंने देखा है कि I was at the lowest point in my life and still just in 7-8 months I've got a good rank. So अगर आप भी मेहनत करते रहोगे तो आपको भी कभी ना कभी सफलता मिलेगी, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि हार्ड वर्क कभी ज़ाया नहीं जाता है, हमेशा उसका कुछ ना कुछ एंड रिजल्ट निकलता है। और आपने जितना भी हार्ड वर्क किया हो, जितना भी स्ट्रगल किया हो, जितना भी पेन झेला हो, जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगी आपको ये सब बहुत अच्छा फील होगा कि दिस वॉज द पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस वॉज अ स्ट्रगल दैट एक्चुअली मेड मी। और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए DKT के प्लेटफॉर्म को, जो मुझे ऐसा माध्यम दे रहा है जिसकी वजह से मैं अपने जो स्ट्रैटेजी है और टिप्स हैं और इंटरव्यू का मूल मंत्र है मैं दुनिया भर से शेयर कर सकता हूँ। तो आई थिंक DKT शुड बी थैंक फॉर दिस, एंड आई वुड लाइक टू थैंक DKT ऑल्सो बिकॉज जब मैं अपने प्रिपरेटरी फेज़ में था तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे थे on DKT platform, and I came to realize that DKT platforms can be a very good source of information for somebody who is coming new into this field. So I would like to thank DKT also.